आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो बोर्ड आपको साफ दिखाई दे रहा है और आवाज़ ठीक आ रही है। तो चले शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है और आज हमने वेक्टर एटम मॉडल जो है उसको स्टडी करना है। अभी हमने प्रीवियसली जो है वो बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है उसको स्टडी किया, ठीक है। उसके अंदर हमने एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करने की कोशिश की और फिर हमने फ्रैंक हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट जो उसको स्टडी किया। लेकिन बोहर और जो समरफील्ड मॉडल्स थे वो कम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम जो था एटम्स का और जो नई डिस्कवरीज हुई थी नए एटॉमिक मॉडल के अंदर वो बताने से कासर थी। यानी कि समरफील्ड का मॉडल और जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था उसके अंदर कुछ चीज़ों की डेफिशिएंसी थी। वो कम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। लिहाजा फिर जो है वो ज़रूरत पड़ी वेक्टर एटम मॉडल की। तो बोहर और समरफील्ड का मॉडल जो है वो कम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम को बोहर एंड समरफील्ड मॉडल fails to explain the complex spectrum। वो कम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में फेल हो गए ऑफ एटम्स। यानी कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स का जो कम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम होता है वो नहीं एक्सप्लेन हो पा रहा था। लिहाजा अब जो नई डिस्कवरीज हो रही थी इनको फिर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया एक नए एटॉमिक मॉडल से जिसको हम कहते हैं वेक्टर एटम मॉडल। और वेक्टर एटॉमिक मॉडल जो है इसके दो स्पेशल फीचर्स हैं। देयर आर टू स्पेशल features of vector atomic model। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, द कंसेप्ट ऑफ स्पेस क्वांटाइजेशन और नंबर 2, द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। ये दो पार्ट्स के अंदर जो है वो वेक्टर एटम मॉडल जो है उसको डिवाइड किया गया। एक कंसेप्ट ऑफ स्पेस क्वांटाइजेशन और दूसरे नंबर पर स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। तो ये दोनों हमने जो है वो 1 बाय 1 करके इनको स्टडी करके देख रहे हैं कि स्पेशल क्वांटाइजेशन क्या होती है और स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास क्या है, ठीक है। तो पहले नंबर पे हम देखते हैं कि स्पेशल क्वांटाइजेशन। नंबर 1, स्पेशल क्वांटाइजेशन। तो जो बोहर की थ्योरी थी या बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था उसके मुताबिक जो ऑर्बिट्स होते हैं वो क्वांटाइज होते हैं अपने मैग्नीट्यूड में, यानी कि इसका मतलब है कि अपने साइज में और अपनी शक्ल के अंदर। लेकिन जो क्वांटम थ्योरी है उसके मुताबिक जो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड्स हैं और या ओरिएंटेशंस हैं इन ऑर्बिट्स की स्पेस के अंदर,
वो भी क्वांटाइज्ड है। यानी कि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो ये कहता था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो किसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो उसका वो जो ऑर्बिट है उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। लेकिन वो एंगुलर मोमेंटम जो क्वांटाइज्ड है उसका वो मैग्नीट्यूड में है, यानी कि साइज, उस ऑर्बिट का साइज या मैग्नीट्यूड या फॉर्म जो है वो क्वांटाइज्ड है। ठीक है, लेकिन इसमें एक डेफिशिएंसी थी। इसके अंदर ये डेफिशिएंसी थी कि जो डायरेक्शन थी इन ऑर्बिट्स की उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। लिहाजा क्वांटम थ्योरी जो है या वेक्टर एटम मॉडल जो है उसने इसके अंदर ये इजाफा किया कि वेक्टर एटम मॉडल ने ये कहा कि ये जो हमारे पास ऑर्बिट्स हैं ये ना सिर्फ मैग्नीट्यूड, साइज और फॉर्म में क्वांटाइज्ड हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये अपनी डायरेक्शन में भी क्वांटाइज्ड हैं, यानी कि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। तो वेक्टर एटम मॉडल ने बोहर की एटॉमिक थ्योरी जो है उसके अंदर ये इजाफा किया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल, तो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है इसके मुताबिक द ऑर्बिट्स are only quantized in their magnitude, form and size। ठीक है, but according to quantum theory these orbits are also quantized in direction and they have particular डायरेक्शंस, और इनकी जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शंस होती हैं। यानी कि जो आपके ऑर्बिट्स हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम है उनका एंगुलर मोमेंटम भी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यह कि रैंडम नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो पॉइंट करते हैं स्पेस के अंदर। ठीक है, यानी कि स्पेस के अंदर इनकी डायरेक्शन जो है, इनकी ओरिएंटेशन जो है वो भी क्वांटाइज्ड है। तो किसी भी जो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट है उसकी ओरिएंटेशन को बताने के लिए स्पेस के अंदर हमें एक रेफरेंस एक्सिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट in space, we need a reference axis। तो हमें एक रेफरेंस एक्सिस, यानी कि वो एक्सिस जिसकी बुनियाद पर, वो एक्सिस कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ऑर्बिट की डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर सकें, ऑर्बिट की डायरेक्शन को डिस्क्राइब कर सके। तो ये रेफरेंस एक्सिस जो चूज किया जाता है, इट इज चूजन इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया होता है उसकी डायरेक्शन में इन रेफरेंस एक्सिस को चूज किया जाता है। दिस रेफरेंस एक्सिस is chosen in the direction of
द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया होता है उसकी डायरेक्शन में इस रेफरेंस एक्सेस की डायरेक्शन जो है उसको लिया जाता है। और ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इज अप्लाइड टू एन एटम, और ये एक्सटर्नल फील्ड जो है आपने किसी एटम के ऊपर अप्लाई जो है वो किया होता है। तो हमारे पास डिफरेंट ओरिएंटेशन आती हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट की, और इनको हम डिटरमिन करते हैं इस फैक्ट से कि जो प्रोजेक्शन है क्वांटाइज ऑर्बिट्स की फील्ड डायरेक्शन के ऊपर वो बेसिकली खुद भी क्वांटाइज्ड है। ठीक है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट से आप डायरेक्शंस लेते हैं, यानी कि जो रेफरेंस एक्सिस की आप डायरेक्शन ले रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी प्रोजेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रोजेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रोजेक्शन भी एक्चुअली क्वांटाइज्ड है। ठीक है, तो द डिफरेंट permitted orientations of electron orbit जो डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की आर डिटरमिन्ड, उनको फाइंड किया जाता है डिटरमिन्ड बाय द फैक्ट, इस फैक्ट से उनको डिटरमिन किया जाता है कि जो प्रोजेक्शन है क्वांटाइज ऑर्बिट्स की, द प्रोजेक्शन ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स, यानी कि जो प्रोजेक्शन है हमारे पास क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स की ऑन द फील्ड डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन की तरफ जो हमारे पास क्वांटाइज ऑर्बिट्स की ओरिएंटेशन है, ये भी इन ओरिएंटेशन को भी मस्ट बी क्वांटाइज्ड। यानी कि जो फील्ड के डायरेक्शन में हमारे पास प्रोजेक्शंस हैं, जो साए हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट की ओरिएंटेशंस के, उनको भी क्वांटाइज्ड होना चाहिए, उनकी भी कोई पर्टिकुलर वैल्यूज होंगी, यानी कि उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। ये नहीं है कि वो हर डायरेक्शन में होगा, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलोंग द फील्ड जो है वो डायरेक्शन जो है वो हमारे पास मौजूद होगी। तो इसका मतलब है कि जो स्पेस क्वांटाइजेशन है हमारे पास, इसकी मदद से हम ज़ीमान इफेक्ट जो है उसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। और स्टर्न एंड ग्लर्च एक्सपेरिमेंट जो है उसने इसकी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया इस स्पेस क्वांटाइजेशन का, कि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो ना सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड के अंदर क्वांटाइज होते हैं बल्कि वो अपनी डायरेक्शन के अंदर भी क्वांटाइज होते हैं। तो ज़ीमान इफेक्ट is explained with the help of space क्वांटाइजेशन। और स्टर्न और ग्लर्च एक्सपेरिमेंट, स्टर्न और ग्लर्च जो एक्सपेरिमेंट है provides the experimental
verification of space क्वांटाइजेशन। तो जो स्टर्न एंड ग्लर्ज एक्सपेरिमेंट है ये हमें स्पेस क्वांटाइजेशन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देता है। और रीमान इफेक्ट वो इफेक्ट होता है कि जिसके अंदर जब हम किसी एटम के स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो वो स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं उनके अंदर स्प्लिटिंग आ जाती है। ये भी आपके कोर्स में नहीं है, रीमान इफेक्ट जब आप एमएससी में जाएंगे तो इसको पढ़ेंगे। तो स्पेशल क्वांटाइजेशन जो है वो रीमान इफेक्ट की बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन देती है। और स्टर्न और ग्लर्ज एक्सपेरिमेंट जो है वो इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को डिस्क्राइब करता है। ये वेक्टर एटम मॉडल का पहला पार्ट था और वेक्टर एटम मॉडल जो है वो फुली क्वांटाइज्ड मॉडल था। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारे पास चीज आती है वो है स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन, स्पिन करता हुआ इलेक्ट्रॉन। देखिए हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में ऑर्बिट कर रहा, लेकिन इसके साथ साथ ये अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन भी कर रहा होता है। यानी कि अगर ये रेफरेंस एक्सिस हैं ये, तो इनके अबाउट ये स्पिन भी कर रहा होता है। इस तरह करके ये स्पिन भी कर रहा होता है अपने रेफरेंस एक्सिस के ऊपर। तो जो फाइन स्ट्रक्चर था हाइड्रोजन एटम का, जो फाइन स्ट्रक्चर था वो फाइन स्ट्रक्चर हाइड्रोजन एटम का एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। तो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है उसको एक्सप्लेन किया गया विद द हेल्प ऑफ स्पिन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। ये अल्हनबैक और गाउडश्मिट ने 1926 में इसको इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो फाइन स्ट्रक्चर था हाइड्रोजन एटम का, स्पेक्ट्रल लाइंस is explained with the help of spin of electron। तो एल्हनबैक और गाउडश्मिट ने इसको 1926 में इंट्रोड्यूस करवाया। एल्हनबैक एंड गाउडश्मिट और गाउडश्मिट जो है 1926 में इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया। और ये जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट था इसकी मदद से एनोमलस, इसकी मदद से जो एनोमलस रीमान इफेक्ट है उसको भी एक्सप्लेन किया गया। ये भी रीमान फैक्ट की एक फॉर्म है, एनोमलस रीमान फैक्ट। और एनोमलस रीमान फैक्ट जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। तो इस हाइपोथेसिस के मुताबिक इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व करता है ऑर्बिट के अंदर, लेकिन ये स्पिन भी करता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन not only revolve around nucleus in an orbit,
but it also spin about its own एक्सिस। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ना सिर्फ देखें, इलेक्ट्रॉन जो है वो ना सिर्फ इसके अबाउट रिवॉल्व करता है बल्कि ये इधर इस तरह स्पिन भी करता है अपने एक्सिस के अबाउट। इसको कहते हैं स्पिनिंग हाइपोथेसिस। तो जो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये सिमिलर है टू द स्पिन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अब देखें आपके पास जितने प्लैनेट्स हैं वो सब भी जब सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो वो स्पिन करते हैं अपने एक्सिस के अबाउट। तो ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये सिमिलर है उन प्लैनेट्स की तरह के जो ना सिर्फ सन के अबाउट ऑर्बिटल मोशन कर रहे होते हैं बल्कि वो सन के अबाउट अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन भी कर रहे होते हैं। तो जो क्वांटम थ्योरी है इसके मुताबिक जो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इट इज क्वांटाइज्ड। According to the quantum theory, the spin of an electron is quantized। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्वांटाइज होती है और लिहाजा इस स्पिन को डिस्क्राइब करने के लिए क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर का नाम देते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं एस से। तो जो ऑर्बिटल स्पिन मोशंस हैं चूंकि ये दोनों क्वांटाइज्ड हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू द आइडिया ऑफ स्पेशल क्वांटाइजेशन, देयरफॉर हम ये कंसिडर करते हैं, इनको कंसिडर करते हैं क्वांटाइज्ड वेक्टर्स। ठीक है, स्पिन एंड ऑर्बिट डायरेक्शन are considered as quantized vectors। इनको हम क्वांटाइज्ड वेक्टर क्या होता है, वेक्टर जो होता है वो हमेशा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होता है वेक्टर। तो क्वांटाइज्ड वेक्टर्स यानी कि स्पिन और ऑर्बिट जो हैं इनकी डायरेक्शन जो है वो वेक्टर्स की तरह है, यानी कि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ये पॉइंट करते हैं। तो ये जो हमारे पास एटॉमिक मॉडल है वो इन क्वांटाइज्ड वेक्टर्स के ऊपर बेस करता है। तो इसलिए हम चूंकि ये इन क्वांटाइज्ड वेक्टर स्पिन और ऑर्बिट की डायरेक्शन के ऊपर बेस करता है इसलिए इसे हम कहते हैं इट इज नोन एज वेक्टर एटम मॉडल। इसलिए हम इसको वेक्टर एटम मॉडल का नाम देते हैं। ठीक है, तो जो ओल्डर थ्योरीज थी उनके मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिर्फ ऑर्बिटल मोशन करते थे तो इनका सिर्फ एंगुलर मोमेंटम होता था और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता था। लेकिन वेक्टर एटम मॉडल जो है वो कहता है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास स्पिन भी है लिहाजा इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी है। इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं है, इलेक्ट्रॉन है स्पिन एंगुलर मोमेंटम आल्सो। अकॉर्डिंग to vector
atom model, electron not only have orbital angular momentum but it also has spin angular momentum। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ अपने ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ ऑर्बिट कर रहा है, बल्कि इसके साथ साथ ये अपने एक्सिस के अबाउट, जो इसके एक्सिस हैं उन एक्सिस के अबाउट ये स्पिन भी कर रहा है। लिहाजा जो इलेक्ट्रॉन है जब वो किसी एटम के अंदर न्यूक्लियस के अबाउट, देखें ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L भी होगा, ठीक है, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम S भी होगा। तो इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा JL प्लस S, यानी कि इलेक्ट्रॉन के दो एंगुलर मोमेंटम हो गए, एक उसकी ऑर्बिटल मोशन की वजह से और दूसरा उसकी स्पिन मोशन की वजह से। L एंगुलर मोमेंटम जो है ये ऑर्बिटल मोशन की वजह से है और S जो है वो स्पिन मोशन की वजह से है। L क्या है? ऑर्बिटल मोशन, और S जो है वो स्पिन मोशन की वजह से। लिहाजा इलेक्ट्रॉन के दो एंगुलर मोमेंटम्स होते हैं और ये दोनों एंगुलर मोमेंटम्स जो हैं ये क्वांटाइज्ड होते हैं। लिहाजा जो हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम एटम का है वो वेक्टर सम है किसका? स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। तो जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है एटम का वो भी फिर क्या होगा? वेक्टर सम होगा। जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है एटम का वो भी वेक्टर सम होगा हमारे पास स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट्स का। ठीक है जी। द टोटल magnetic moment of an atom is also the sum of orbital magnetic moment and spin magnetic moment, यानी कि म्यू टोटल म्यू L प्लस म्यू S के बराबर होगा। म्यू L जो है वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है और म्यू S जो है वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है। तो ये हमारे पास वेक्टर सम जो है वो आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको यहाँ पर समराइज करें तो वेक्टर एटम मॉडल बेसिकली क्या है? वेक्टर एटम मॉडल जो है वो आपको स्पेस क्वांटाइजेशन के बारे में बताता है। एक तो ये बताता है कि आपके जो ऑर्बिट्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो ऑर्बिट्स जो हैं वो क्वांटाइज्ड है। वो ना सिर्फ मैग्नीट्यूड शेप और में क्वांटाइज्ड है साइज में, बल्कि वो डायरेक्शन में भी क्वांटाइज्ड है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। और दूसरा ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग हाइपोथेसिस, इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर ना सिर्फ अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है बल्कि उसके साथ साथ वो अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन भी कर रहा होता है। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन की जैसे किसी प्लैनेट के अराउंड किसी सन के अबाउट प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं,
तो वो जो प्लैनेट्स होती हैं उनका भी स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है उसका भी स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसको हम कहते हैं वेक्टर एटम मॉडल। ठीक है, ये आज मकमल पढ़ा दिया। कल फिर जो है वो हम अब इंशाल्लाह शुरू करेंगे ईएमटी जो है उसका लास्ट चैप्टर जो है वो मैं आपको कल से पढ़ाना शुरू करूँगा। ठीक है, जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैक्सवेल थ्योरी, इसको कल फिर हम पढ़ेंगे। इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ेंगे और मैक्सवेल्स की इक्वेशंस पढ़ेंगे। ये कल शुरू करेंगे। आज मैं यहाँ पर लेक्चर जो है उसको एंड करता हूँ।